बोर ने एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक्सप्लेन कर दिए कि किसी भी एटम में एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होती है और कैसे इलेक्ट्रॉन या एटम अपने अंदर से एनर्जी एमिट करता है। तो कितनी एनर्जी एमिट करता है ये हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे। केवल हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाना एनर्जी एब्जॉर्ब करके, या इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर लौटना अपने अंदर से एमिट करके, ये दोनों ही फिनोमिनन कहलाते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन जब होता है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या कितनी एनर्जी एमिट करेगा। सिंपल सी बात है, हम अगर ये फाइंड कर लें कितनी एनर्जी एमिट करेगा तो फिर उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी करेगा इन अनदर सुटेबल कंडीशंस। तो एन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम अपने अंदर से एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो किस फ्रीक्वेंसी की करेगा या किस वेवलेंथ की लाइट अपने अंदर से लाइट या वेव एमिट करेगा। और इसमें हम बहुत सारी सीरीज बना लेंगे। पहले एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, किसका, ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो एमिशन होता कैसे है? एमिशन होता तब है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा है। ये प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी लेवल, स्टेबल एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल है n=1। और फिर यहां सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल कितना, n=2 रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ये n=3 हो गया। करेक्ट। मैं हम जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से किसी भी लोअर एनर्जी लेवल पर लौटने में कितनी कितनी वेवलेंथ का रेडिएशन अपने अंदर से इसे एमिट करना है। ये मैंने बनाया n, कितना बनाया, n, स्टेबल एनर्जी लेवल n, बल्कि n डैश लिख लेता हूं, हायर एनर्जी लेवल है ये, और इसके नीचे लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है, n। यहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, E डैश, और यहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, E है। n डैश हायर एनर्जी लेवल है और n लोअर एनर्जी लेवल है। जनरल फॉर्मूला बना लेंगे कि इसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे तीसरे से चौथे के ट्रांजिशन में, चौथे से दूसरे में, चौथे से पहले में, तीसरे से पहले में, कि कैसा कैसा ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो दो एनर्जी लेवल हमने कंसीडर किए हैं, हायर एनर्जी लेवल कौन सा, n डैश, विद एनर्जी E डैश, एंड लोअर एनर्जी लेवल n विद एनर्जी E। ठीक है, तो अब when electron transit from n dash to n, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा, h न्यू। और ये किसके इक्वल होगा, ये h न्यू इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर स्टेबल एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर स्टेबल एनर्जी लेवल। तो कितना बन जाएगा ये बोलो, ये बनेगा आपका E डैश माइनस E।
जो दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है, इस डिफरेंस के इक्वल ये अपने अंदर से फोटोन एमिट करेगा। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, एनी स्टेबल एनर्जी लेवल कितना था वो था आपका -me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एन डैश स्क्वायर, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल है। और इसमें से फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कौन सा, लोअर एनर्जी लेवल वाला, -me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच न्यू इक्वल्स, अब जरा ध्यान से देखना, सब कुछ कॉमन है, बस केवल एन डैश और एन स्क्वायर नहीं है। यहां तो प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर और ये एन डैश स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये वाला हो गया प्लस में, कौन सा, एन स्क्वायर माइनस एन डैश स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, एन डैश इज हायर एनर्जी लेवल, एन इज लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर लौट रहा है, करेक्ट। यहां से हम एच भी ले सकते हैं दूसरी साइड। तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी आपकी, फ्रीक्वेंसी बनेगी me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h⁻³ 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन डैश स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखें ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट एंड प्लैंक कांस्टेंट, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट। तो me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इज ए न्यू कांस्टेंट called Rydberg कांस्टेंट, जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल आर से। तो ये क्या बना, आर इक्वल्स, वो न्यू इक्वल्स आर 1 बाय एन स्क्वायर माइनस एन डैश स्क्वायर, और यहां जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है 1.03 इंटू 10⁻⁻7 -7 पर मीटर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम वेव नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर का मीनिंग क्या होता है, एक सेकंड में जितनी वेव्स निकलती हैं किसी भी सोर्स से वही फ्रीक्वेंसी है। तो एक सेकंड में निकलने वाली वेव्स वेव नंबर हो गई। तो 1 मीटर में दो कंसेक्यूटिव वेव्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, एक सेकंड में जितनी वेव निकल ली उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप यहां से। तो यहां हम इस न्यू को क्या कहते हैं, न्यू कहलाती क्या, वेव नंबर। और लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 बाय न्यू। तो फिर ये कितना बचेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1 बाय लैम्डा इक्वल्स रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय एन स्क्वायर 1 बाय एन डैश स्क्वायर। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वेवलेंथ जो वेवलेंथ एमिट की किसने, इलेक्ट्रॉन ने, कहां से कहां ट्रांजिशन में, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन करने में। यहां हायर एनर्जी लेवल आपका कोई भी हो सकता है, 4 से 3rd में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, 4th स्टेबल एनर्जी लेवल से 3rd में, तो यहां आप रखेंगे 4 एन डैश और एन को क्या रखेंगे 3। अगर 4th एनर्जी लेवल से सीधे सीधे फर्स्ट एनर्जी लेवल पर, फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 4 रखेंगे और इधर क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे। इस तरह से किसी भी ट्रांजिशंस का आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ। ठीक है, अब इस वेवलेंथ पे, इस ट्रांजिशन में हमने कई सारी सीरीज ड्रॉ करनी है। ठीक है, पहले हम सीरीज का एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में फिर उनकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है, वही हम पहले बनाते हैं अपना एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल, स्टेबल एनर्जी लेवल। ये कौन सा एनर्जी लेवल है? ये आपका n=1 एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट जिसे हम बोलते हैं। नॉट टू स्केल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है? ये आपका n=2 है। थोड़ा सा मैं फासले पे लूंगा, तो ये क्या है? n=3 है। फिर इसके बाद क्या बनेगा? ये n=4 बनेगा, और नजदीक आ जाएगा तो क्या बनेगा? n=5। फिर और नजदीक आ जाएगा, क्या बन जाएगा? ये n=6 बन जाएगा, और फिर n=7, तो बिल्कुल इसके पास में ही आ जाना है। अब ध्यान देखिएगा, अगर हाइड्रोजन एटम किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे सीधे फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आ रहा है, मतलब n=2 से n=1 पर ट्रांजिशन, या n=3 से n=1 पर ट्रांजिशन, या n=4 से 1 पर ट्रांजिशन, n=5 से 1 पर ट्रांजिशन, 6 से 1 पर ट्रांजिशन, या इसके ऊपर सबसे ऊपर बना लेते हैं हम कौन सा? n=n= इंफिनिटी, या इंफिनिटी से सीधे सीधे फर्स्ट पर ट्रांजिशन। कहां से ट्रांजिशन है इससे मतलब नहीं, कहां है ट्रांजिशन? सारा ट्रांजिशन कहां है? फर्स्ट एनर्जी लेवल पर है। तो अब जो भी लाइट, जो भी वेव निकलेगी इस एटम में से, इसको हम बोलेंगे बामर सीरीज। क्या है? बामर सीरीज की लाइट है ये। कैसे? कि इलेक्ट्रॉन यहां था, कौन से? फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल से सीधे सीधे फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आ गया है, बीच में नहीं रुका। तो जो लाइट इसने अपने अंदर से, जो वेव अपने अंदर से निकाली, उस वेव को हम कहेंगे कौन सी सीरीज की वेव है? ये बामर सीरीज की। थर्ड से फर्स्ट पर आ गया, सेकंड से फर्स्ट पर आ गया, सीधे सीधे एनर्जी अपने अंदर से एनर्जी निकाली, वो सारी एनर्जी कौन सी सीरीज कहलाएगी? बामर सीरीज। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से लौट रहा है थर्ड स्टेबल एनर्जी लेवल पर, हाँ सेकंड पर, थर्ड से सेकंड पर, या फोर्थ से सेकंड पर, या फिफ्थ से सेकंड पर, यहां कहीं भी लौट रहा है ये, या इंफिनिटी से सेकंड पर, तो इस सीरीज से निकलने वाली अब जितनी भी वेव्स निकलेंगी उन सबको हम बोलेंगे पास्टन सीरीज। क्या बोलेंगे? पास्टन सीरीज। मैंने मिस्टेक कर दी, हाँ। पहली वाली सीरीज थी ये लाइमन, दूसरी वाली है क्या? बामर सीरीज। खुद अपने आप में कंफ्यूज हो रहा हूं। और लाइमन, बामर, और उसके बाद अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फिर पास्टन सीरीज हो जाएगी। पास्टन सीरीज। और अगर फोर्थ एनर्जी लेवल पर आ रहा है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, 5 से फोर्थ पर, या 6 से फोर्थ पर, या 7 से फोर्थ पर, या इंफिनिटी से फोर पर, तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। और अगर किसी हाई एनर्जी लेवल से सीधे सीधे n=5 पर, फिफ्थ एनर्जी लेवल पर आ रहा है, तो 6 से फिफ्थ, या ये कौन सी सीरीज कहलाएगी? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। PFUND, पी साइलेंट है, फुंड। फुंड सीरीज। तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। अब यहां हमने इन सबकी लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। अब लिमिट्स का क्या मीनिंग हुआ, देखिए जरा ध्यान से। n=1 पर लौटना है, किस सीरीज के लिए? लाइमन सीरीज के लिए। लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां लौटना है? फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, इंफिनिटी से। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं यहां रखूंगा n=1, यहां रखूंगा n=2, तो 1/1 माइनस 1/4, कितना आंसर आएगा? 3/4। एक बार मैंने रखा फिर यहाँ 1, और अगली बार यहां रखा इंफिनिटी, तो 1/1 माइनस 1/इंफिनिटी, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। तो
एक 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 किनारा हमारा पड़ रहा है कितना, 3/4 पर, दूसरा किनारा पड़ रहा है 1 पर। कौन ज्यादा है कौन कम है बताओ इस लैम्डा के हिसाब से। लैम्डा कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा? जब यह 3/4 आ रहा है तो रेसिप्रोकल करने में 4/3 हो जाएगा, आर की वैल्यू सेम रहेगी तो लैम्डा की वैल्यू लार्ज होगी। और जब 1/1 आ रहा है यहां पर तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जितना छोटा गैप होगा इनके बीच में, ट्रांजिशन के बीच में जितना छोटा गैप होगा, एमिट होने वाली लाइट की वेवलेंथ उतनी ही बड़ी हो जाएगी क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। जितना बड़ा गैप होगा ट्रांजिशन में, एमिट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अब हम हर सीरीज के लिए कौन सी फाइंड करेंगे, लार्जेस्ट वेवलेंथ और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ फाइंड करेंगे। लार्जेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब ये n=1 से n=1 में जाए या n=3 से n=2 में जाए तो आपको लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी मिलेगी, बामर सीरीज की। जब n=4, कहां से, 4 वाला मैंने बनाया नहीं, गलत बना दिया है, 4 से 3 में जाएगा या तो फिर क्या होगी, पास्टन सीरीज की वेवलेंथ आएगी आपके पास लॉन्गेस्ट। और फिर इंफिनिटी से जब 3 में जाएगा तो फिर पास्टन सीरीज की आपको मिलेगी क्या, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो हर सीरीज की हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है बात? अब यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कुछ अल्फा बीटा करके एग्जाम में आ रहा है, अल्फा बीटा करके आ रहा है। तो इसे भी पहले हम समझ लें कि अल्फा क्या मतलब होता है। अल्फा, लाइमन सीरीज कब है, जबकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर, लोएस्ट एनर्जी स्टेबल एनर्जी लेवल पर। अब ध्यान से देखना जरा, अगर सीधे सीधे n=2 से n=1 पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है तो अब इसमें जो भी वेवलेंथ या जो भी वेव निकल कर आएगी उसे हम बोलेंगे अल्फा लाइन। किस सीरीज की अल्फा लाइन, लाइमन सीरीज की। फिर n=3 से n=1 पर जो ट्रांजिशन होगा इसे हम बोलेंगे बीटा, बीटा लाइन। किसकी बीटा लाइन, लाइमन सीरीज की। लाइन कौन सी वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, जब आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हीट अप किया, उसको एक्साइट किया और उसका उससे निकलने वाली वेव को आपने लाइट को प्रिज्म से पास कर दिया, है ना, तो उसमें देखा आपने ये लाइमन सीरीज है, बाउमर सीरीज है। अब लाइमन सीरीज में पहली लाइन क्या कहलाएगी, अल्फा। लाइमन सीरीज की दूसरी लाइन क्या कहलाएगी, बीटा। ठीक है। इसी तरह से लाइमन सीरीज में जब n=4 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा n=1 पर तो हम इस लाइन को बोलेंगे गामा। कौन सी सीरीज की, लाइमन सीरीज की। बामर सीरीज, बामर सीरीज में जब n=3 से n=2 पर होगा तो ये अल्फा लाइन होगी, लेकिन किस सीरीज की अल्फा लाइन होगी, बामर सीरीज की। जब n=4 से n=2 पर आएगा तो बामर सीरीज की बीटा लाइन। समझ रहे, कोई भी सीरीज हो हर सीरीज में अल्फा बीटा गामा लाइंस है, लेकिन अल्फा लाइन किसी भी सीरीज की कब है, जब उस सीरीज के लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां से, जस्ट उसके ऊपर वाले एनर्जी लेवल से। लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां लौटना है, फर्स्ट 1 पर। तो अगर 2 से 1 पर आ रहा है तो अब जो भी लाइट आ रही है वो अल्फा लाइन है। बामर सीरीज के लिए कहां लौटना है इलेक्ट्रॉन को, 2 पर। तो 2 से जस्ट अबव कौन सा हो गया, 3। 3 से 2 पर लौट रहा है तो अब हम कहेंगे कि जो भी लाइन निकल रही कौन सी है, अरे प्रिज्म में अपने आप आ जाए। प्रिज्म का यही तो काम होता है कि वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग बांट देता है उन सबको। बांटता कैसे है ये अलग कहानी है। प्रिज्म का यही तो काम है, जो प्रिज्म स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा है वो कैसे, भाई सूरज की लाइट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स है, उसने सारी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को एक सीक्वेंस में अलग अलग डेविएट कर दिया। डेविएशन डिफरेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है हर फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अब बताइए ध्यान से,
यहाँ बताइए आपके अल्फा के लिए आपको यहाँ क्या क्या रखना पड़ेगा। अगर आपको लाइमन सीरीज की अल्फा कैलकुलेट करनी है तो यहाँ क्या रखना होगा, यहाँ रखना होगा आपको 1, यहाँ रखना होगा आपको 2। अगर लाइमन सीरीज की आपको बीटा कैलकुलेट करनी, बीटा लाइन, तो यहाँ 1 और यहाँ 3 रखना पड़ेगा। ओके, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अब पास्टन सीरीज है, सपोज पास्टन सीरीज है, पास्टन सीरीज की तो जब हम पास्टन सीरीज के लिए कैलकुलेट करेंगे अल्फा लाइन, तो पास्टन सीरीज कहां लौटना है, इलेक्ट्रॉन को 3 पर लौटना है। यहां रखेंगे 3 और ये 3 से जस्ट ऊपर वाला 4। क्लियर होगी बात। ये अल्फा बीटा के रूप में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी सीरीज की अल्फा लाइन की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपने क्या रखना है, उस सीरीज पे देखिए कहां इलेक्ट्रॉन लौटता है और ठीक उससे एक ऊपर वाला ले लीजिए आप। अल्फा आ गई, बीटा लेना है तो जिस सीरीज पर लौटना है इलेक्ट्रॉन को, जहां लौटना है वहां से एक छोड़कर ऊपर वाले लीजिए, गामा में 2 छोड़कर ऊपर वाले आपको ले लेना। ठीक है, और आपको सारी सीरीज के लोएस्ट और हाईएस्ट लिमिट भी याद होनी चाहिए। आ सकता है मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा बामर सीरीज का मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है, कुछ भी आ सकता है। तो अब हम ये मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, अल्फा बीटा गामा तो कैलकुलेट ना करो। क्लियर है ना सबको आपको। हम अल्फा तो सबकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमने, क्योंकि वो मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है, और मिनिमम वेवलेंथ कब है, जब इंफिनिटी से ट्रांजिशन हो रहा है। तो एक एक करके हम सारी सीरीज के लिए लिमिट, हाईएस्ट और लोएस्ट लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी सीरीज आएगी, लाइमन सीरीज आएगी। साइंटिस्ट के नाम है ये। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। n की वैल्यू तो लेंगे हमेशा 1, और n डैश की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 2, 3, 4 और कहां तक, इंफिनिटी तक, है ना। फॉर लैम्डा मिनिमम, फॉर लैम्डा मिनिमम n इज इक्वल टू रखेंगे हम 1 और n डैश रखा जाएगा इंफिनिटी, क्योंकि लैम्डा मिनिमम तब होगा जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तब जब गैप सबसे बड़ा है, एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अब आपके पास आया लैम्डा मिनिमम, 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r, कितना आंसर बनेगा ये, 1 बाय 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, कितना, 1 बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r, और लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम इक्वल्स 1 बाय r, और इस पूरे की वैल्यू निकल कर आती है, इसकी वैल्यू निकल कर आती है 91.6 नैनोमीटर। ठीक है, सिंपली आर का रेसिप्रोकल है। और लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या होगा बोलिए, लैम्डा मैक्सिमम के लिए n इक्वल्स वैल्यू 1 आएगी और n डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो फिर 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू r 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, तो r इंटू कितना बनेगा, 3/4, और लैम्डा मैक्सिमम बन जाएगा आपका 4/3 इंटू 1/r, और 4/3 और 1/r आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 91.6 नैनोमीटर। तो लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ, लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी निकल कर आएगी 121 नैनोमीटर। ये आपका मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई लाइमन सीरीज के लिए, और ये आपकी क्या हो गई, मिनिमम वेवलेंथ हो गई लाइमन सीरीज के लिए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये वाली लाइन, ये हमारी कौन सी है, अल्फा लाइन। कहा, किस सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए। लाइमन सीरीज के लिए अल्फा लाइन होगी। बीटा लाइन अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो यहां इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 1/r की वैल्यू ये ले लो बार बार, कितनी ले लो 1/r की वैल्यू,
91.6 नैनोमीटर। तो आपको बाकी सब कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइमन सीरीज के लिए हुआ। बामर सीरीज के लिए हाँ, ये ओवरऑल भी मिनिमम है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी वेवलेंथ है। इससे छोटी सॉरी, इससे छोटी वेवलेंथ कोई नहीं आएगी। 91.6 नैनोमीटर से छोटी कोई वेवलेंथ नहीं मिलेगी। बामर सीरीज की तो है ही है मिनिमम, लाइमन की भी इससे बड़ी निकलेगी मिनिमम, लाइमन की मिनिमम वेवलेंथ भी इससे बड़ी निकल कर आएगी। अच्छा लाइमन, हाँ, बामर की जो मिनिमम वेवलेंथ है वो इससे बड़ी निकल कर आएगी। तो कल कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो बामर सीरीज के लिए, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो लाइमन सीरीज है ये हमारे स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में पड़ती है। ये लाइमन बामर, हाँ, ये आपका आता है किसमें, इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है, हमें दिखाई नहीं देगा ये। ठीक है, इसके बाद बामर सीरीज, बामर सीरीज ये पड़ती है आपकी विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में, जो हमें दिखाई देता है, जिससे जिस लाइट से हमें दिखाई देता है। लाइट तो नहीं दिखाई देती, जिस लाइट से हमें दिखाई देता है। बामर सीरीज के लिए एन की वैल्यू आपने रखनी होगी 2 और एन डैश की वैल्यू रखनी होगी 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। करेक्ट। अब इसके लिए लैम्डा मिनिमम कितना बनेगा, 1/लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू होगा आर, एन की वैल्यू रखेंगे 2 स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इंफिनिटी स्क्वायर। तो आर इंटू, बोलो कितना, 1/4। तो फिर अब लैम्डा मिनिमम कितना बन जाएगा, लैम्डा मिनिमम बन जाएगा आपके लिए 4 इंटू 1/r, 4 इंटू 91.6 नैनोमीटर। तो यहां से सारा कैलकुलेट करने के बाद लैम्डा मिनिमम बामर सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम आपकी निकल कर आएगी 366.4 नैनोमीटर। ये आपका बन गया मिनिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज, और ये विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में आ जाती है। लैम्डा मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो कितना बना, आर इंटू 1/4 माइनस 1/9, कितना बनेगा 5/9, 5/36, हाँ 9 36। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना हो गया आपका 36/5 इंटू 1/r, 36/5 इंटू 91.6 नैनोमीटर। और ये लैम्डा मैक्सिमम निकल कर आएगा आपके लिए कितना, लैम्डा मैक्सिमम निकल कर आएगा 656.3 नैनोमीटर। थोड़ी मेरी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। हाँ, ये रेड कलर में आ जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। 700 नैनोमीटर के आसपास की होती है रेड कलर की लाइट, और 400 नैनोमीटर के आसपास की होती है वायलेट कलर की लाइट। तो सही बात कही आपने, ये आपका क्या होगा, वायलेट कलर होगा, और ये आपका क्या होगा, रेड कलर होगा। और ये किस, इनके बीच की भी सारी वेवलेंथ फिर कहाँ पड़ेंगी, वो सब विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में ही पड़ेगी हमारे। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा आएगा, हाँ, तो मैं उल्टा बोल गया हूँ। सही सही सही, आपने पकड़ लिया, एकदम सही पकड़े हैं त्यागी जी। ये इंफ्रारेड रीजन में नहीं पड़ता, ये यूवी रीजन में है। उल्टा लिख दिया मैंने, यूवी रीजन में। कौन सा वाला, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, जिसकी वेवलेंथ आपके विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम से कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो ये पड़ा आपका कहाँ, अल्ट्रावायलेट रीजन में। कौन सा, लाइमन सीरीज। ठीक है, पीछे वाले में भी लिख लेता हूं मैं, इसको हैंड टू हैंड लिख लेते हैं यहाँ। ये जो लाइमन सीरीज है, ये कौन सी वेव पड़ रही है,
ये आपकी यूवी वेव्स में है, यूवी रीजन में है। कौन सी? लाइमन सीरीज। और बामर सीरीज कौन सी हो गई? बामर सीरीज आपकी कौन सी हो गई? विजिबल। ये सारी आपकी बामर सीरीज पूरी की पूरी आ रही है विजिबल पार्ट में। ठीक है, अगली वाली आएगी इंफ्रारेड में। कौन सी वाली आएगी अगली? डायमंड, बामर, उसके बाद में पास्टन सीरीज की जो भी है, ये पड़ती है किसमें? इंफ्रारेड में। तो पास्टन सीरीज के लिए आपको एन की वैल्यू लेनी है कितनी? 3। और एन डैश की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। करेक्ट। फॉर लैम्डा मिनिमम, फॉर लैम्डा मिनिमम एन आपको रखना है 3, एन डैश आपको कितना रखना है? इंफिनिटी रखना है। तो 1/λ minimum इज इक्वल्स टू कितना बना आपका? आर 1/3² माइनस 1/∞²। तो सिंपल सी बात है ये, आर इंटू 1/9। और अब आपका लैम्डा मिनिमम कितना बन जाता है? लैम्डा मिनिमम बन जाएगा 9 इंटू 1/r, 9 इंटू 91.6 नैनोमीटर। और ये पूरा का पूरा लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करने के बाद आपका निकल कर आएगा कितना? 824.4 नैनोमीटर। ये आपकी बन गई क्या? मिनिमम वेवलेंथ। किसकी मिनिमम वेवलेंथ? पास्टन सीरीज की वेवलेंथ। ठीक है। फॉर लैम्डा मैक्सिमम, मैक्सिमम लैम्डा के लिए एन इक्वल्स 3 रखना है और एन डैश इक्वल्स रखना है आपने 4। तो फिर 1/λ मैक्सिमम कितना बन जाएगा बोलिए? आर 1/3² माइनस 1/4²। तो कितना बनाइए? आर इंटू 7/144। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लैम्डा मैक्सिमम कितना हो गया अब ये? 1/r इंटू 144/7। तो 144/7 ठीक बता रहे हो या नहीं? 91.6 नैनोमीटर। और ये लैम्डा मैक्सिमम अब निकल कर आएगा, लैम्डा मैक्सिमम फाइंड हो जाएगा कितना आपका? 1875.2 नैनोमीटर। ये आपका हो गया। ठीक है, किस सीरीज के लिए हो गया है? पास्टन सीरीज के लिए हो गया। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे? ये अल्फा लाइन। ये अल्फा लाइन है। किसकी अल्फा लाइन है? पास्टन सीरीज की अल्फा लाइन है ये। यहां बामर सीरीज की ये वाली क्या है? अल्फा लाइन है। किसकी? बामर सीरीज की। समझिए बात। अब सिंपल सी बात है, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम। अगली वाली सीधे सीधे हम लिख देते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए कौन सा होगा? अच्छा, कभी आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज पास्टन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप इसको लिखेंगे क्या? अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आपसे आ जाए, व्हाट इज पास्टन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, तो आप इसे लिखेंगे कैसे कि क्या है पास्टन सीरीज? तो आपने ये लिखना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम एनी हायर स्टेबल एनर्जी लेवल टू थर्ड स्टेबल एनर्जी लेवल, द लाइट और द वेव एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम इज सेड टू फॉल इन पास्टन सीरीज। उसे कहा जाता है कि पास्टन सीरीज की है। हाइड्रोजन एटम को नहीं पता कि वो कौन सी सीरीज की है, वो तो एमिट कर रहा है। हमने कहा कि ये अब ये किस सीरीज की है? पास्टन सीरीज की। तो किसी भी सीरीज के लिए आपने डेफिनेशन सिंपली यही बना देनी है। ठीक है, तो अब ये हमने पास्टन सीरीज कैलकुलेट कर लिया। पास्टन सीरीज के बाद बाकी चीजें हम इस तरह की कैलकुलेट नहीं करते। कौन सी आई आपके पास? BRACK ETT ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए आपकी जो लैम्डा मिनिमम होगी, वो लैम्डा मिनिमम सीधे सीधे हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू 1458.5 नैनोमीटर। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है मेरी। और लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? लैम्डा मैक्सिमम निकल कर आएगा 4050.8 नैनोमीटर।
और यही वाली जो लैम्डा मैक्सिमम है, इस लैम्डा मैक्सिमम को ही हम क्या बोलेंगे, अल्फा लाइन बोलेंगे। किसकी बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज की। ये ब्रैकेट सीरीज का हो गया। ब्रैकेट सीरीज के बाद में फुंड आया। फुंड सीरीज के लिए भी हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। फुंड सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम आपका कितना बनता है, लैम्डा मिनिमम बनता है 2290.0 नैनोमीटर, और लैम्डा मैक्सिमम बन जाता है 7494.5 नैनोमीटर। ये दो हो गए। और ये वाली लाइन को, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा लाइन बोलेंगे। किस सीरीज की अल्फा लाइन है ये, फुंड सीरीज की अल्फा लाइन है। अच्छा, अब ये जो पास्टन सीरीज की जो भी वेवलेंथ है, पास्टन सीरीज का रेडिएशन है, ये तो पड़ रहा है इंफ्रारेड रीजन में। पास्टन के बाद में ब्रैकेट और फुंड, ये सब पढ़ते हैं, इन्हें हम कहलाते हैं फार इंफ्रारेड। और ये भी क्या कहेगा, ये उससे भी दूर का इंफ्रारेड हो गया। फार इंफ्रा फार इंफ्रारेड रीजन में आते हैं दोनों के दोनों। कौन से, ब्रैकेट सीरीज और पास्टन सीरीज। क्लियर है इतनी बात ये।